हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा बाय विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 3। इसमें हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कर दे एंड लास्ट में कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चैप्टर का क्या नाम है? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका लास्ट पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा थोड़ा सा रह गया था। पार्ट 3 है ये हमारे पास, जिसमें हम बात करने वाले हैं ग्रोथ रेट्स के बारे में कि ग्रोथ रेट क्या होता है। इससे नीट में 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपके 8 नंबर पक्के हो जाते हैं अगर आप इसको कर लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ पूछ लेते हैं आपका इस बारे में, एंड कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि कौन से फेज में कितनी ग्रोथ हुई है। तो बहुत इजी टॉपिक है। अपने नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ नोट्स बनाकर पढ़िए। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रोथ रेट होता क्या है। तो ग्रोथ रेट होता है इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, मतलब कि एक गिवन टाइम में कितनी ग्रोथ हुई है किसी भी प्लांट की, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ रेट। रेट वर्ड जब भी आता है तो पर यूनिट टाइम, यानी कितने टाइम पे कितनी ग्रोथ हुई है, उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ रेट। ये 2 टाइप की होती है, एक होती है अरिथमेटिक, एक होती है ज्योमेट्रिकल। अरिथमेटिक में क्या होता है? इसमें क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होती है, जिसमें सिर्फ एक ही डॉटर सेल डिवाइड करती है। दूसरी जो होती है वो डिफरेंशिएट और मेच्योर हो जाती है, उसको डिवाइड नहीं करना होता है, वो विभाजन नहीं करती है। वो कहती है कि मुझे कोई स्पेसिफिक काम दे दो कि मैं कोई काम करूंगी, मुझे डिवीजन नहीं करना है। तो अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में क्या होता है कि इसमें एक सेल से जब 2 सेल बनते हैं तो एक डिवाइड करती है, एक डिफरेंशिएट कर जाती है, यानी वो अपना डिवीजन बंद कर देती है। एक मेरिस्टेमेटिक रहती है जो डिवीजन करती रहती है। एंड जो ज्योमेट्रिकल होता है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, जिसे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी बोलते हैं, इसमें जो होता है ग्रोथ कंटिन्यूस होती रहती है, यानी दोनों डॉटर सेल जो होती हैं वो कंटिन्यूस डिवीजन शो करती हैं, जिसकी वजह से इसमें जो 3 फेज आते हैं, एक आता है हमारे पास लैग फेज, दूसरा आता है लॉग फेज, तीसरा आता है स्टेशनरी फेज। तो हम सबसे पहले अपने फर्स्ट ग्रोथ रेट से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है हमारा अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। तो फर्स्ट कौन सा आता है? पहले ग्रोथ रेट की डेफिनेशन क्या होता है? इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम, यानी एक गिवन टाइम में कितनी ग्रोथ हुई है उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ रेट। कितने टाइप के होते हैं? 2। एक होता है अरिथमेटिक, दूसरी होती है ज्योमेट्रिकल। तो एक कौन सी होते हैं हमारे पास? अरिथमेटिक, दूसरी कौन सी होती है? ज्योमेट्रिकल। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए साथ के साथ। देन हम अपने फर्स्ट ग्रोथ रेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको इसके ग्राफ बताऊंगी, इसकी इक्वेशन बताऊंगी एंड एग्जांपल्स। तो हमारे पास फर्स्ट कौन सी आती है? अरिथमेटिक ग्रोथ रेट। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, इसमें जो होती है वो सिंगल माइटोटिक डिवीजन होती है। इट मींस कि इसमें एक ही डॉटर सेल डिवाइड करती है। जैसे मेरे पास एक सेल है, ये इसने क्या क्या डिवीजन किया? तो ये 2 सेल बनाया, लेकिन एक ने क्या करना है? डिवाइड करना है। जैसे एक सेल जो है ये डिवाइड करेगी और दूसरी जो होगी वो डिफरेंशिएट हो जाएगी, इसने डिवीजन बंद कर देना है। तो ये अपने आगे सेल बनाएगी, बट ये जो है ये ऐसे ही रह जाएगी, ये डिवीजन नहीं करेगी। फिर हमारे पास ये सेल है, ये भी डिवाइड करेगी, बट ये वाली सेल जो है ये डिवीजन नहीं करेगी, और ये तो हमारे पास वैसी थी। तो जो सेल डिवीजन करती है उसे हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल जो डिवीजन करती है, और जो डिवीजन नहीं करती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटेड सेल। डिफरेंशिएटेड यानी जिसको जो विभाजन नहीं करती है, जो डिफरेंशिएट कर जाती है, मेच्योर हो जाती है, शेटेड सेल या नॉन डिवाइडिंग सेल। नॉन डिवाइडिंग
सेल। तो ये हमारे पास कौन सी होती है, अरिथमेटिक ग्रोथ, जिसमें से क्या होता है, एक सेल डिवाइड करता है, एक डिफरेंशिएट कर जाता है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो कैसे होता है, लीनियर ग्राफ होता है। तो हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका जो ग्राफ होता है, ये यहाँ नीचे टाइम होगा, ऊपर क्या होता है, लेंथ के अकॉर्डिंग। देन शुरुआत में कुछ तो प्लांट की इनिशियल ग्रोथ होती ही है, तो यहाँ जो ग्राफ होगा वो ऊपर से शुरू होगा और लीनियर होगा, यानी कांस्टेंट रेट से होगा। तो ग्राफ की जो शेप होती है वो कैसी होती है, ग्राफ कैसे बनता है हमारे पास, ग्राफ कैसे बनता है, लीनियर। देन हम इसके इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ग्राफ कैसा था हमारे पास, स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। एंड इक्वेशन क्या होती है इसकी, एल टी इज इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी, जिसमें एल क्या होता है कि लेंथ जो है वो टी टाइम पे कितनी थी, यानी लेंथ एट टाइम टी। एल नॉट क्या होता है, इनिशियल लेंथ, यानी शुरुआत में भी प्लांट की कुछ लेंथ होती है, शुरुआत में उसकी कुछ अपनी लंबाई होती है, तो वो क्या होती है, इनिशियल लेंथ। देन आर क्या आता है हमारे पास, ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट या एलोंगेशन पर यूनिट टाइम, एंड टी क्या आता है हमारे पास, टाइम। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक ग्रोथ की क्या है, हमारे पास पूरी इक्वेशन है। ये नीट में कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इक्वेशन से पूछ लेते हैं, इक्वेशन देके कि आपके कौन सी अरिथमेटिक की इक्वेशन है, कौन सी ज्योमेट्रिक की इक्वेशन है। इनके ग्राफ के बारे में पूछ लिया करते हैं। तो ग्राफ कैसा होता है, लीनियर होता है, स्ट्रेट कांस्टेंट रेट से चल रहा होता है। इसका ग्राफ लेंथ एंड टाइम के बीच में बनता है, तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। देन हम अपना नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। जो सेकंड ग्रोथ होती है हमारे पास वो कौन सी होती है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, इसमें जो है दोनों डॉटर सेल डिवाइड करती हैं। जैसे मेरे पास एक सेल है, इसने डिवाइड करके दो सेल बनाया, अब ये दोनों सेल क्या करेंगे, डिविजन करेंगी। इसने ये अपने आगे डिवाइड करेगी, ये अलग से डिवाइड करेगी, देन ये अलग से डिवाइड करेगी। सारी जो डॉटर सेल हैं दोनों डिवीजन करेंगी और नीचे अपने नंबर्स को बढ़ाएंगी। तो इसमें क्या करते हैं, बोथ डॉटर सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड, कंटिन्यू टू डिवाइड। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूं। जैसे ये कोई बच्चा है जिसने क्या किया, जिसके ये बच्चा है जिसके पेरेंट्स क्या थे, कोई भी प्रोफेशन मान लेते हैं, जैसे डॉक्टर थे, तो इसने सोचा कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा एंड डिविजन करूंगा, तो ये भी डॉक्टर बना। देन इसने आगे इसके आगे की प्रोजेनी जो है वो भी डॉक्टर बनी, तो मतलब वो सेम प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं। बट जो हमारे पास अरिथमेटिक में था उसमें क्या था, एक सेल था उसने डिवाइड किया, बट एक क्या हो रहा था, डिफरेंशिएट कर रहा था। यानी एक जो था उसने कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन दूसरा जो है किसी और फील्ड में चला गया, वो डिफरेंशिएट हो गया, वो अलग हो गया। तो ये हमारे पास कौन सा आएगा, अरिथमेटिक वाला। एंड ज्योमेट्रिक दूसरा जो आएगा, जो अपनी डायरेक्ट प्रोजेनी अपने पेरेंट्स वाली ही फॉलो कर रहे हैं। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। जिसमें क्या होता है, दोनों डॉटर सेल्स डिवाइड करती हैं एंड इसमें तीन फेज आते हैं। एक आता है हमारे पास लैग फेज, जो कि सबसे स्लोवेस्ट फेज होता है, लैग फेज। सेकंड आता है हमारे पास लॉग फेज, एंड थर्ड क्या आता है, स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। तो फिर अब मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाती हूं।
ग्राफ है हमारे पास, जैसे ये टाइम है हमारे पास, वेट, तो इसमें जो होता है ग्राफ जो होता है सिग्मॉइड यानी एस शेप्ड का बनता है। शुरुआत में कैसे होता है, स्लो ग्रोथ होती है जिसे हम बोलते हैं लैग फेज, फिर क्या होता है एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, अचानक से ग्रोथ बढ़ती है। देन आता है एक न्यूट्रिएंट लिमिटेड का फेज जिसमें क्या होता है स्लाइडली डाउन आता है, एंड देन क्या होता है स्टेशनरी फेज आ जाता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो है वो लिमिटेड में अवेलेबल है, खाना जो है लिमिटेड है, तो इसीलिए क्या आएगा स्टेशनरी फेज आ जाएगा। तो ये हमारे पास नीचे वाला कैसा होता है, लैग फेज। ये कई बार होता है ग्राफ देके आपसे तीनों फेज की लेबलिंग पूछ लेते हैं, तो आपको बिल्कुल ग्राफ को माइंड में रखना है। लैग फेज, देन ये आता है हमारे पास जो क्या हो गया एक्सेलरेटेड ग्रोथ हुई, यानी अचानक से जो ग्रोथ हुई है एक्सपोनेंशियल फेज, इसको हम बोलते हैं लॉग फेज। यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो मैक्सिमम होती है। ग्रोथ कैसे होती है, मैक्सिमम ग्रोथ। देन आता है हमारे पास ये डी एक्सेलरेटेड फेज आता है हमारे पास, इसे हम बोलेंगे स्टेशनरी फेज। क्या बोलते हैं हम इसे, स्टेशनरी फेज। तो हमारे पास ग्राफ जो है आपको बिल्कुल माइंड में रखना है, पहला लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज। एंड नीट 2020 में एक पीवाईक्यू आया है कि ग्रोथ रेट जो होता है मैक्सिमम कौन से फेज में होता है, तो लॉग फेज में, इसीलिए इसको एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज। देन आता है हमारे पास इसकी इक्वेशन, तो WT इज इक्वल्स टू W नॉट ERT, जिसमें W2 क्या होता है फाइनल वेट कितना है, यानी वेट एट टाइम t, फाइनल वेट एट टाइम t। देन आता है हमारे पास W नॉट क्या होता है, तो ये क्या होता है इनिशियल वेट। देन R क्या होता है, R यहां पर क्या होती है रिलेटिव ग्रोथ होती है। R कैसे होती है, R क्या होता है, मैं यहां लिख रही हूं, R क्या होता है रिलेटिव ग्रोथ। एंड यहां पर हमारे पास E क्या होता है, तो नेचुरल बेस, बेस ऑफ नेचुरल एल्गोरिथम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स, लॉगरिथम्स। तो इक्वेशन आपने माइंड में रखना है, WT इज इक्वल्स टू W नॉट ERT, जिसमें WT क्या होता है फाइनल वेट एट टाइम t, W नॉट क्या होता है इनिशियल वेट, R क्या होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट, E क्या होता है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम्स। देन तीनों फेज आपको माइंड में रखना है, कौन से फेज में कितनी ग्रोथ होती है, सबसे स्लो ग्रोथ किस में होती है, लैग फेज में। देन ग्रोथ रेट जीरो कहां होता है, तो स्टेशनरी फेज में क्या होता है ग्रोथ रेट क्या हो जाता है हमारे पास जीरो, ग्रोथ रेट जीरो। देन डी एक्सेलरेटेड फेज आता है जब न्यूट्रिएंट की सप्लाई क्या होती है कम हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, एंड देन हमारे पास स्टेशनरी फेज आ जाता है। तो ग्रोथ रेट, ये ग्राफ को आपने बिल्कुल माइंड में रखना है, एंड सारे फेज को रखना है, इक्वेशन माइंड में रखना है, नोट डाउन कर लीजिए। देन मैं इनकी आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखवा देती हूँ नोट्स, ताकि आपको पढ़ने में काम है। वैसे तो ये हमने फ्लो चार्ट में पढ़ लिया है शॉर्ट फॉर्म में कि क्या क्या होता है, थोड़े नोट्स लिखवा देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट अरिथमेटिक ग्रोथ रेट क्या होता है, इसमें थोड़ी सी नोट्स लिख लेते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, ओनली वन डॉटर सेल divides while other differentiates and matures। दूसरी क्या करती है, डिफरेंशिएट हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। और जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ऑन प्लॉटिंग ग्राफ अगेंस्ट टाइम t,
जब हम टाइम के अगेंस्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कर्व कैसा होता है? लीनियर कर्व इज ऑब्टेन्ड। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। इसमें क्या होता है? तो एक डॉटर सेल डिवाइड करती है, दूसरी डिफरेंशिएट हो जाती है। देन हम अपने सेकंड ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं, सेकंड ग्रोथ रेट। सेकंड आता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल। जिसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। इसमें क्या होता है? बोथ डॉटर सेल्स डिवाइड्स एंड 3 फेज जो होते हैं, लैग फेज में वो तो मैंने आपको बता दिया था, लैग में क्या होता है? ग्रोथ लिमिटेड होती है, स्लो ग्रोथ होती है। लॉग में क्या होता है? एक्सपोनेंशियली एक्सेलरेटेड ग्रोथ होती है। देन स्टेशनरी में क्या होता है? ग्रोथ रेट 0 हो जाता है, यानी दोनों इक्वल हो जाता है। तो इसमें लैग फेज, इसमें क्या होता है? एट बिगिनिंग growth rate is slow, then log यहां पर क्या होता है? ग्रोथ रेट जो होता है मैक्सिमम होता है, यानी ग्रोथ इज मैक्सिमम। देन थर्ड आता है हमारे पास स्टेशनरी फेज, जिसमें न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम होने की वजह से डिक्लाइनिंग फेज हो जाता है, जिसे हम एसिम्पोर्ट भी बोलते हैं। यहां पर क्या होता है? न्यूट्रिएंट की सप्लाई क्या होती है? लो हो जाती है, एंड ग्रोथ रेट क्या होता है? एक टाइम पे क्या होता है? 0 हो जाता है। तो ग्रोथ रेट क्या हो जाता है? 0। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। देन हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन क्या होता है। देन हमारे पास फिर आता है हमारे पास एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो जाइगोट होती है उसमें किस तरह की ग्रोथ होती है। जाइगोट कैसे बनता है? जब स्पर्म होता है एंड एग होता है, जब ये फ्यूज करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? जाइगोट। तो हमसे पूछा है कि जो जाइगोट है इसमें किस तरह की ग्रोथ होती है। तो जाइगोट में कैसा होता है? जाइगोट के बाद क्या बनता है? मरियुला, ब्लास्ट्यूला, देन ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो इसमें जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है? पहले क्या होता है? बहुत फास्ट डिविजन होती है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ होती है इनिशियल ग्रोथ, यानी इनिशियल ग्रोथ कैसे होती है हमारे पास? अरिथमेटिक। इनिशियल ग्रोथ कैसे होती है? अरिथमेटिक। जिसमें क्या होता है? एक इनिशियल ग्रोथ होती है हमारे पास ज्योमेट्रिक, जिसमें क्या होता है? दोनों डॉटर सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं। इनिशियल ग्रोथ कैसी होती है हमारे पास? ज्योमेट्रिक। बोथ सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड, बट लेटर ऑन क्या हो जाता है? एक टाइम पे डिवीजन स्टॉप हो जाती है, एंड उसको हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारे पास, एनसीईआरटी का, कि हमारे पास जो जाइगोट होता है उसमें किस तरह की ग्रोथ होती है उसके सारे फेसेस में। तो शुरुआत में ग्रोथ कैसी होती है? ज्योमेट्रिक, क्योंकि क्या होती है? फास्ट डिवीजन होता है, हमारे पास बनता है मरियुला, ब्लास्ट्यूला, देन आगे ब्लास्टोसिस्ट बनता है। देन एंड लेटर ऑन बाद में क्या होता है? एक टाइम पे जो होती है ग्रोथ स्लो हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक ग्रोथ। जो इसके बाद में क्या होती है? इसके लेटर ऑन कैसी ग्रोथ होती है? अरिथमेटिक ग्रोथ। तो ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, इसे माइंड में रखना है। इससे क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे जाइगोट के बारे में, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। देन हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास
डिफ्रेंसिएशन, अब पहले मैं आपको समझा देती हूँ। तो डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है, जब एक सेल होता है वो क्या करता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है, यानी वो कहता है कि अब मैंने डिवीजन नहीं करना है, वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन जाता है। यानी एक सेल जो होता है वो क्या करता है, डिवीजन बंद कर देता है, तो वो क्या बन जाता है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। यानी जब वो डिवीजन विभाजन करना बंद कर देता है, कोई एक काम करने लग जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन। फिर बाद में क्या होता है, जैसे उसने बाद में सोचा कि अब मेरे को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, वो वापस से डिवीजन में जब आना चाहता है, वापस से चाहता है कि मैं मेरिस्टेमेटिक सेल बन जाऊं, मुझे डिवीजन करना है, मुझे विभाजन करना है, तब वो क्या करेगा, जब वो वापस आने के फेज को हम क्या बोलते हैं, डी डिफ्रेंसिएशन, जिसमें क्या बनाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम बनाते हैं। तो जो वापस डिवीजन से आते हैं, यानी अपनी जो डिवीजन कैपेसिटी है वो वापस रीगेन करते हैं, तो उसे बोलते हैं डी डिफ्रेंसिएशन। देन क्या होता है, उसके माइंड में फिर आता है कि नहीं, अब वापस से मुझे डिवीजन नहीं करना है, डिफरेंशिएट हो जाना है, फिर कोई काम करना है। तो जब वो डिवीजन रीगेन करता है, अपनी डिवीजन कैपेसिटी को वापस से लूज कर देता है, यानी सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बन जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रीडिफरेंशिएशन। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इजी भी है एंड थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, तो ध्यान से सुनना। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ देती हूँ, ये एक सेल था, ये एक हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल है डिवीजन वाला। ये कैसा है, मेरिस्टेमेटिक सेल कौन से होते हैं, जो डिवाइड करते रहते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल। देन इसने क्या किया, इसने सोचा कि अब मैं क्या करूंगा, डिवीजन बंद कर दूंगा, मैं क्या हो जाऊंगा, डिफरेंशिएट हो जाऊंगा। तो इसने डिफरेंशिएशन शुरू कर दिया, यानी ये कैसा हो गया, डिफरेंशिएटेड सेल हो गया, यानी इसने डिवीजन बंद कर दिया, डिफरेंशिएटेड सेल क्या बन गया, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वही होते हैं जो कि डिवीजन बंद कर देते हैं। देन वापस से इसका मन क्या, नहीं है मुझे वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल बनना है, तब जब ये क्या करेगा, अपनी डिवीजन कैपेसिटी वापस लेगा, यानी रीगेन्स इट्स डिवीजन कैपेसिटी, उसे हम क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। एंड ये उस क्या बनाएगा, फिर ये सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्या बनाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक सेल। देन अब इसने सोचा, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल जो है, इसने क्या किया, वापस से इसने कहा नहीं, अब मुझे दोबारा डिफरेंशिएट हो जाना है, इस बार मैंने फाइनल सोच लिया कि मुझे डिवीजन बंद करना है। तो जब ये बनेगा दोबारा, जब डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। एंड इससे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। अब हमसे एग्जांपल्स पूछ लेते हैं। ये जब मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिफरेंशिएट हुआ था, तो इस प्रोसेस को क्या बोला था, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। जैसे कि कोई बच्चा है, जब उसने क्या किया, 10th के बाद उसने सोचा कि नहीं मुझे मेडिकल लेना है। ये मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ। एक बच्चा है जिसने क्या सोचा कि 10th के बाद उसने क्या लेना है, मेडिकल। तो वो क्या बन गया, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, यानी उसने सोच लिया, डिसीजन ले लिया कि उसने मेडिकल लेना है। बाद में क्या किया, उसका जो है मेडिकल में उसका मन नहीं लगा, या उसने सोचा नहीं वापस से मुझे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने, नहीं वापस से वो जब 10th में गया, तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, डी डिफरेंशिएशन, उसे हमने क्या बोला, डी डिफरेंशिएशन। देन उसने फाइनली सोच लिया कि नहीं अब मुझे कोई और फील्ड करनी है, यानी इस बार मैंने पक्का कोई ना कोई दूसरा लेना है। तो वापस से जब वो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी क्या करेगा, लूज कर देगा, तो उसे यानी उसने कोई और स्ट्रीम लेके कुछ और बन गया, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, यानी कि डिवीजन बंद कर दिया। उसने कहा मैं अब मुझे डिवीजन नहीं करना है, मैं कोई काम करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। देन हमारे से इसमें एग्जांपल्स पूछते हैं कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल क्या है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल्स क्या है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल्स बताती हूँ। तो ये फ्लो चार्ट जो है, ये माइंड मैप है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रिविजन के लिए, माइंड मैप्स। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन से होते हैं हमारे पास, राम एंड श्याम, यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम। ये क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं।
देन हमारे पास प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कौन से आ गए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, मेडुलरी रेस, ये से कैसे होते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। देन आता है हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल। तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल कौन से होते हैं हमारे पास, जैसे कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आ गया, कोर कैम्बियम आ गया, तो वो सब हमारे इसमें आ जाते हैं। देन सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू अगर आपसे पूछे तो क्या आएगा हमारे पास इसमें, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेज, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं, नोट डाउन कर लीजिए। देन मैं आपको एग्जांपल्स इनके एक एक करके लिखवाती हूँ। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें ये लिस्ट बताओ कौन कौन से जो एग्जांपल्स हैं वो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के, डिफरेंशिएटेड सेल के। तो एग्जांपल्स आपने याद रखना है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, मेडुलरी रेज, ये सारे हमारे पास प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल्स हैं। देन आता है हमारे पास सेकेंडरी, और जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल थे, मेरिस्टेमेटिक सेल के एग्जांपल क्या थे, मेरिस्टेमेटिक, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल के एग्जांपल क्या थे हमारे पास, रूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी जो डिविजन करने वाले हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसे हम क्या बोलते हैं, राम, एंड दूसरा क्या था हमारे पास, शूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैम। इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। देन हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल के एग्जांपल एंड सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के। नोट डाउन कर लीजिए, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, मेडुलरी रेज। एंड मेरिस्टेमेटिक सेल के एग्जांपल क्या थे, राम एंड श्याम। देन आता है हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल, इसके एग्जांपल क्या थे, तो इसमें क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। देन कॉर्क कैम्बियम, सेकंड क्या आता है हमारे पास, कॉर्क कैम्बियम। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल क्या थे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, तो इसके एग्जांपल क्या थे हमारे पास, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये सेकेंडरी मतलब 2 की पावर 0 है ऐसे, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क। कॉर्क को हम क्या बोलते थे, फैलम, एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम क्या बोलते हैं, फैलोडर्म। एंड इसमें हमारे पास क्या था, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम। तो एग्जांपल्स जरूर याद रखने, क्योंकि नीट में यहीं से क्वेश्चंस आ जाते हैं, नीट में या बोर्ड में, सीयूटी पीजी में क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्ट
सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल के एग्जांपल क्या है हमारे पास? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू के एग्जांपल क्या है? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क, सेकेंडरी मेडुलरी रेज, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। ये जो है कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें आपने माइंड में रखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैं आपको बहुत ही रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स करवा रही हूँ ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो जाए नीट 2026 के लिए, री नीट 2026 के लिए, जो कि 21 जून 2026 को होने वाला है। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल्स क्या हैं, डिफरेंशिएशन एग्जाम्पल्स तो हमने पढ़ लिए हैं, मींस की जो डिफरेंशिएटेड सेल है उसका एग्जाम्पल क्या है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ट्रैकरी एलिमेंट्स, यानी कि जब ट्रैकीड्स बनते हैं तो ट्रैकीड्स क्या होता है? जाइलम का एक सेल क्या होता है? डेड होता है। ट्रैकीड्स तो वो क्या करता है? अपना प्रोटोप्लाज्म लूज कर देता है, तो किस में आता है? हमारे पास डिफरेंशिएटेड सेल में आता है। तो डिफरेंशिएटेड सेल का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे तो क्या आएगा? फॉर्मेशन ऑफ ट्रैकीड्स, यानी जब ट्रैकीड्स जो होते हैं वो बनते हैं तो क्या करते हैं? अपना प्रोटोप्लाज्म लूज करते हैं, तभी तो डेड होते हैं, तो क्या बन जाते हैं? ट्रैकीड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ, रिलेटिव ग्रोथ। एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होता है कि कितना टोटल ग्रोथ हुआ है हमारे पास, कितना ग्रोथ हुआ है, एक्चुअल में कितना ग्रोथ हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट ग्रोथ, यानी कि कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ, यानी कि एक्चुअल में कितनी ग्रोथ हुई है, तो फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में कितनी ग्रोथ हुई है। ये किसका फॉर्मूला होता है? एब्सोल्यूट ग्रोथ का। रिलेटिव ग्रोथ हुआ कि कितने टाइम में हुआ है, ग्रोथ जो है वो कितने टाइम में हुई है, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो ये दो ग्रोथ का फॉर्मूला है, इन्हें ध्यान से देख लीजिए। एब्सोल्यूट ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। रिलेटिव ग्रोथ का कितना होता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। फिर एनसीईआरटी के एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ को कैलकुलेट कैसे करते हैं, एंड दोनों को कंपैरिजन में देखेंगे कि किसका ग्रोथ रेट ज्यादा है। तो हमारे पास एग्जांपल है, एक लीफ है जैसे हमारे पास ए, और ये मेरे पास है ए लीफ, जिसमें इसकी जो साइज दी हुई है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड जब इसकी फाइनल साइज जब हुई, जब ये बड़ी हुई, ग्रोथ अटेन करी, तो ये क्या बन गई? ए डैश। एंड इसकी जो साइज है वो कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हमसे पूछा गया कि एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हुई है, एक्चुअली में कितनी ग्रोथ हुई है इसमें। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ अगर हम निकालेंगे, एब्सोल्यूट ग्रोथ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल ग्रोथ माइनस इनिशियल। तो फाइनल ग्रोथ जब बढ़ गई है तो क्या था? ए डैश, यानी कितना है हमारे पास? फाइनल 10। इनिशियल हमारे पास कितना है? जब छोटी लीफ थी, जब उसके पास ग्रोथ कम थी, तो 5, यानी कि टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है इसमें? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसमें रिलेटिव ग्रोथ निकालूं, रिलेटिव ग्रोथ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल हमारे पास कितना है? हमारे पास फाइनल ग्रोथ रेट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनिशियल कितना है? 5 अपॉन इनिशियल कितना है? 5 इंटू 100, यानी ये हमारे पास कितना आएगा? 5 अपॉन 5 इंटू 100। ये कितना, इसका रिलेटिव ग्रोथ कितना आएगा? 100%। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट कितना है हमारे पास? 100%। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास है एग्जाम्पल ए। देन हम बी एग्जाम्पल में देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
फिर एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें बी का देखेंगे कि एक लीफ है, तो ये हमारे पास है बी, एंड जब इसकी ग्रोथ हुई तो ये क्या हो गई, बी डैश। ये लीफ है हमारे पास, इसके शुरुआत में साइज इसका कितना था, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल कितना हो गया हमारे पास, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल जो इसकी ग्रोथ है वो कितनी हो गई, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें हमसे पूछा है कि एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है, रिलेटिव ग्रोथ कितनी है। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हो जाएगी, एब्सोल्यूट ग्रोथ फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है हमारे पास 55, इनिशियल कितना है 50, तो 55 माइनस 50 कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन हम इसमें निकालेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ, तो हमने निकाल लिया 5 सेंटीमीटर, रिलेटिव ग्रोथ निकालेंगे, यानी कितने टाइम में हुआ है, कितनी ग्रोथ कितने टाइम में हुई। तो रिलेटिव ग्रोथ क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फाइनल कितना है हमारे पास 55, इनिशियल कितना है 50, इनिशियल कितना है 50 इंटू 100, तो ये हमारे पास कितना आएगा 10, कितना आएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर या 10%। तो हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रोथ तो ए और बी दोनों में क्या है, इक्वल है, विच इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए में भी कितने आई थी एब्सोल्यूट ग्रोथ 5 सेंटीमीटर, एंड बी में भी कितनी आई 5 सेंटीमीटर ग्रोथ। लेकिन रिलेटिव ग्रोथ ए में कितनी आई थी 100% एंड बी में कितना है 10%। तो जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है वो किस में हुई है, तो ए में हुई है। रिलेटिव ग्रोथ अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो किसका ज्यादा है, ए का। तो ये क्वेश्चन ये लिख लेते हैं, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। देन हम लिखते हैं कि जो रिलेटिव ग्रोथ होती है, रिलेटिव ग्रोथ ऑफ ए का ज्यादा है बी से। ए का कितना था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी का कितना आया हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ज्यादा कौन सा हुआ, ए का। जबकि हमारे पास बी ए का कितना था एब्सोल्यूट ग्रोथ, ए और बी का इक्वल था 5 सेंटीमीटर, तो उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता था। ये नोट डाउन कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कंडीशंस फॉर ग्रोथ, यानी ग्रोथ के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए प्लांट्स को। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, कंडीशंस फॉर ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए हमें। फर्स्ट क्या चाहिए हमें, वाटर। फर्स्ट क्या चाहिए, वाटर। सेकंड हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। प्लांट्स को क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लाइट चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ग्रेविटी चाहिए। ये सारी उसकी कंडीशन है जो उसकी ग्रोथ के लिए यूजफुल होती है, चाहिए होती है। वाटर किस लिए चाहिए होता है, तो वाटर क्या करता है, टर्जिडिटी मेंटेन करता है एंड सेल की एनलार्जमेंट करता है, यानी सेल को एलोंगेट करने में हेल्प करता है, सेल एनलार्जमेंट। एंड ये एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए मीडियम भी प्रोवाइड करता है। तो इट प्रोवाइड्स मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज जो कि ग्रोथ के लिए चाहिए, नीडेड फॉर ग्रोथ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए होती है, तो वाटर चाहिए होता है। सेकंड हमें प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों चाहिए होता है, क्योंकि उससे क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज करते हैं। तो इट हेल्प्स टू रिलीज मेटाबॉलिक एनर्जी। ये क्या करती है, मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करती है। तो कंडीशंस कौन कौन सी चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, थर्ड क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। देन थर्ड क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। किसके लिए, प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस के लिए। तो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स
needed for the synthesis of प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए क्या चाहिए? माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए। 4 क्या चाहिए? लाइट चाहिए। लाइट किस लिए चाहिए होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फॉर फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ के लिए भी चाहिए होता है। देन हमारे पास क्या चाहिए होता है? टेम्परेचर। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में प्लांट जो होता है वो अच्छी ग्रोथ शो करता है, लेकिन अगर टेम्परेचर में डेविएशन आता है, यानी ज्यादा होता है, कम होता है प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से, तो उसकी जो ग्रोथ है उसको हार्मफुल हो सकता है, मतलब वो सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, हार्म हो जाएगा। तो एट ऑप्टिमम टेम्परेचर प्लांट शोज मैक्सिमम, या अपनी जो जितनी भी उनको ग्रोथ करनी होती है वो करते हैं, और अगर इसमें कोई डेविएशन आता है तो उसके ग्रोथ को इंपैक्ट करता है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। देन 6 क्या चाहिए? ग्रेविटी चाहिए, जो कि आफ्टर एक सर्टेन स्टेज के बाद ग्रेविटी की जरूरत होती है। 6 क्या चाहिए? ग्रेविटी। आफ्टर certain stages of growth। तो ये रहा हमारे पास कंडीशंस फॉर ग्रोथ, कि प्लांट्स को ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए। तो फर्स्ट क्या था? वाटर, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड न्यूट्रिएंट्स, 4 लाइट, 5 टेम्परेचर एंड 6 ग्रेविटी। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि कंडीशन जो है बच्चे को जनरली याद रहती है, बट जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें कंफ्यूजन होती है। देन हमारा लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट। क्या आता है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट डेवलपमेंट क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके लाइफ साइकिल में कितने चेंजेस होते हैं बर्थ से डेथ में लेकर, यानी कि जब से उसका जन्म हुआ है जब तक वो मर नहीं जाता, उसके कितने लाइफ साइकिल, कितने चेंजेस हुआ है। पहले क्या होता है? जुवेनाइल फेज यानी छोटा होता है, फिर एडल्टहुड में जाता है, फिर सेनेसेंस यानी बुढ़ापा होता है, फिर क्या होता है? एंड में क्या होता है? डेथ हो जाता है। तो ये कितने लाइफ साइकिल में चेंज हुआ है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट, यानी सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जिसे प्लांट में क्या होता है? सीड जर्मिनेशन, जब सीड आपने डाला, सीड जर्मिनेशन से लेके उसके साइनेसिस तक कौन कौन से चेंजेस हुए, उसे हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। ये क्या होता है? इट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ये क्या होता है? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का सम, यानी प्लस होता है। जब ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन को हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी? ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। इसमें ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का क्या होता है? सम, यानी दोनों का जोड़ क्या होता है? डेवलपमेंट। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारे पास फर्स्ट है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमारे पास एक सीड है, ये क्या है? सीड। अब इसने क्या किया? जर्मिनेशन स्टार्ट कर दिया, हमने सीड को डाल दिया ग्राउंड अर्थ सॉइल में, ग्रोथ जर्मिनेशन, इसने जर्मिनेशन शुरू किया। क्या बनाएगी? ये सीडलिंग बनाएगी, सीडलिंग। देन इसमें क्या होगा? वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, यानी रूट्स आएंगे, स्टेम आएंगे, लीव्स आएंगे। फिर क्या होगा? वो मैच्योर होंगे, यानी मैचुरेशन फेज आएगा। देन रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, कि मैचुरेशन के बाद क्या होता है? रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन से क्या होगा? फ्लावर बनाएंगे। लास्ट में आएगा सेनेसेंस, यानी बुढ़ापा आ जाएगा, और एंड में क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। तो सीडलिंग बना, फिर क्या होगा? वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, यानी रूट्स, स्टेम, लीफ, यानी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी।
वेजिटेटिव ग्रोथ, फिर क्या आएगा, मैचुरेशन, मैचुरेशन, देन क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव फेज, मैचुरेशन के बाद क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद क्या आएगा, इसमें फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग यानी फूल आएंगे, एंड देन क्या होगा, सेनेसेंस यानी बुढ़ापा आएगा, सेनेसेंस, एंड अल्टीमेट में क्या हो जाएगा, डेथ। तो ये कौन कौन सी सीक्वेंस फॉलो हुई, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, एक सीड हमने डाली, उसने जर्मिनेट किया, क्या बनाया, सीडलिंग बनाया, फिर क्या होगा, उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ हुई, यानी रूट्स बने, स्टेम बने, लीफ बने, फिर वो मैच्योर हुए, बड़े हो गए, देन रिप्रोडक्टिव फेज आया, उनमें रिप्रोडक्शन किया, फ्लावरिंग हुई, बुढ़ापा आया, सेनेसेंस आया, डेथ होगी, इसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। देन आता है हमारे पास एनसीईआरटी से के एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। एनसीईआरटी में किस तरह मेरिस्मेटिक सेल से दिया हुआ है। जैसे हमारे पास एक सेल है, से हमने क्या बोला, मेरिस्मेटिक सेल, मेरिस्मेटिक सेल। इसने क्या किया, इसने प्लाज्मेटिक ग्रोथ किया। प्लाज्मेटिक ग्रोथ यानी इसके प्रोटोप्लाज्म में बढ़ गया, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। तो इसने क्या किया, प्लाज्मेटिक ग्रोथ। ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि प्लाज्मेटिक ग्रोथ होता क्या है, तो इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मेटिक ग्रोथ क्या, यानी इसने क्या किया, एक्सपेंशन, एलोंगेशन, देन इसने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट हो गए, फिर क्या है, मैचुरेशन हुआ, मैचुरेशन, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आया, मैचुरेशन के बाद क्या आया, रिप्रोडक्टिव फेज यानी जिसे बोलते हैं सेनेसेंस, रिप्रोडक्टिव फेज, देन आएगा सेनेसेंस, सेनेसेंस के बाद क्या आएगा, डेथ। तो हमारे पास क्या है, मेरिस्मेटिक सेल है, उसने सेल डिवीजन शो किया, क्या शो किया, सेल डिवीजन, जिसमें फर्स्ट क्या किया उसने, प्लाज्मेटिक ग्रोथ। प्लाज्मेटिक ग्रोथ कौन सी होती है, जिसमें क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म जो लिविंग मैटर होता है उसका साइज बढ़ना, प्रोटोप्लाज्म बढ़ा, फिर डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएशन की वजह से मैचुरेशन, सेनेसेंस यानी बुढ़ापा आ गया, एंड में क्या हो गया, डेथ। तो ये हमारे पास कंप्लीट डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया है, नोट डाउन कर लीजिए। देन हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिसिटी। लास्ट टॉपिक क्या आता है हमारे पास, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या होता है कि प्लांट्स के पास कैपेसिटी होती है कि वो डिफरेंट पाथवे जो है वो अब मॉडिफाई कर सके, ले सके, किसके रिस्पॉन्स में, एनवायरमेंट के रिस्पॉन्स में, अपनी जरूरत के हिसाब से वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो है मॉडिफाई कर सके अपने अंदर। तो प्लास्टिसिटी क्या होती है, द कैपेसिटी टू मॉडिफाई different pathways, अलग अलग पाथवे को वो क्या कर सके, मॉडिफाई कर सके, द कैपेसिटी टू मॉडिफाई डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू, इन अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, यानी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से वो अपने मॉडिफाई, अपने स्ट्रक्चर्स में कभी लीव्स चेंज कर लेते हैं या अपने पाथवे जो है उसको अलग कर लेते हैं, बदल लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। ये दो तरीके से हो सकती है, एक एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी यानी कि एनवायरमेंट की वजह से स्ट्रक्चर्स में चेंज आना, और दूसरा फेजेस की वजह से, फेजेस ऑफ ग्रोथ, फेजेस ऑफ ग्रोथ की मतलब कि अगर वो एयर में है तो उसकी शेप कुछ अलग है, एंड वाटर में है तो शेप कुछ अलग है पत्तों की,
तो प्लास्टिसिटी क्या होती है? द कैपेसिटी टू मॉडिफाई डिफरेंट पाथवेज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, यानी अपनी जरूरत के हिसाब से वो अपने जो है उनके पास कैपेसिटी है कि वो अपने पाथवे को चेंज कर सकते हैं, अपने स्ट्रक्चर्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं हेट्रोफिली। तो ये दो तरीके से होता है, एनवायरमेंटल एंड फेजेस ऑफ ग्रोथ। इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। तो जिसे हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है हेट्रोफिली। हेट्रोफिली हेट्रोफिली ड्यू टू एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट की वजह से चेंज आना। तो एनवायरमेंट की वजह से चेंज किस में आता है? तो एग्जांपल्स क्या है इसमें? क्या होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि कॉटन हो गया, कोरिएंडर हो गया, लक्सपुर हो गया। तो इसमें क्या होता है, इनके जुवेनाइल फेसेस, यानी जब ये छोटे होते हैं तब इनकी पत्तियों की शेप जो होती है वो अलग होती है, और जब ये बड़े हो जाते हैं, एडल्ट फेज में चले जाते हैं, तब इनके जो पत्ते होते हैं इनकी शेप चेंज हो जाती है। तो वो किसकी वजह से चेंज हुए? एनवायरमेंट की वजह से। तो इसे हम क्या बोलेंगे? हेट्रोफिली ड्यू टू एनवायरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड एग्जाम में इसके क्वेश्चन एग्जांपल्स पूछ सकते हैं। तो एग्जांपल क्या आएगा? कॉटन, कॉटन, कोरिएंडर यानी धनिया, कोरिएंडर एंड लक्सपुर, लक्सपुर। इसमें क्या होता है, इनकी जो लीव्स होती हैं वो अलग अलग शेप की होती हैं। जैसे मैं लक्सपुर के एग्जांपल देती हूँ कि जब ये क्या होते हैं, जब ये जुवेनाइल फेज में होते हैं यानी छोटे होते हैं, तब जब इनकी पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, कुछ इस शेप की होती हैं, अलग होती हैं जुवेनाइल फेज में, जुवेनाइल। लेकिन जब ये अडल्ट फेज में जाते हैं तब इनकी पत्तियों की जो शेप होती है वो क्या होती है, वो अलग हो जाती है एंड ब्रॉड हो जाती है। तो ये क्या होती है हमारे पास, ये अडल्ट में है। किसका एग्जांपल है ये? लक्सपुर। लक्सपुर जो होता है उसमें क्या होता है, जब वो जुवेनाइल यानी जब वो अपने बेबी स्टेज में होता है तो उसके पत्ते कुछ इस तरह दिखते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो ब्रॉड लीव्स आ जाती हैं, बड़े घने हो जाते हैं उसके पत्ते। तो ये हमारे किसकी वजह से है? हेट्रोफिली ड्यू टू एनवायरमेंट। इसे नोट डाउन कर लीजिए। देन आता है हमारे पास सेकंड, सेकंड क्या आता है? हेट्रोफिली, हेट्रोफिली ड्यू टू किसकी वजह से? फेजेस ऑफ ग्रोथ, फेजेस ऑफ ग्रोथ। अब इसका एग्जांपल क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल है बटर कप, बटर कप जिसे हम बोलते हैं रेननकुलस। इसमें क्या होता है, जब ये एयर हैबिटेट में होता है तब जब इसके पत्ते जो होते हैं वो अलग होते हैं, और जब ये वाटर हैबिटेट यानी जब पानी में होता है तब इसके पत्ते कुछ अलग होते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अलग होता है, जिसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में इसके जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं? घने घने होते हैं, एकदम ब्रॉड लीव्स होती हैं, ब्रॉड लीव्स। ये कैसा है इनका? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी एयर में। तो इनके पत्ते जो होते हैं कैसे होते हैं? ब्रॉड होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं, बट ब्रॉड लीव्स होती हैं। लेकिन जैसे ये वाटर हैबिटेट यानी जब ये पानी में रहते हैं, वाटर हैबिटेट में जाते हैं, तो जो इनके पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं? वो थ्रेड लाइक पतले पतले हो जाते हैं। ये कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल पतले पतले धागे की तरह हो जाते हैं, यानी थिन लीव्स आ जाती हैं, थ्रेड लाइक, थिन पतले थ्रेड लाइक धागे जैसे लीव्स हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? फेजेस ऑफ ग्रोथ। जिसमें क्या होता है, इस एग्जांपल क्या है? बटर कप। इसमें क्या होता है, जब ये एयर हैबिटेट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होता है तो इसके पत्ते जो होते हैं वो चौड़े चौड़े होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रॉड लीव्स होते हैं, चौड़े चौड़े होते हैं। लेकिन जब ये वाटर में रहते हैं, जब ये वाटर में, तब इनके पत्ते जो होते हैं पतले पतले हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? पतले, यानी धागों की तरह हो जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? बटर कप का। इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। तो हेट्रोफिली, प्लास्टिसिटी के एग्जाम्पल्स आपको जरूर याद रखने हैं। देन आता है हमारे पास कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको कंट्रोल करते हैं। तो
तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? एक होते हैं एक्सट्रिंसिक और एक क्या होता है? इंट्रिंसिक। कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं? तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। अब इंट्रिंसिक में क्या होता है? इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर इसका मतलब कि जेनेटिक लेवल पे, जो जेनेटिक लेवल पे होता है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक लेवल पे। एंड दूसरा क्या होता है? इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर जिसे हम बोलते हैं, जिसमें क्या आ जाता है? पीजीआर। पीजीआर मतलब कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसमें क्या आएगा? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसमें हॉर्मोन्स आ जाते हैं। तो ग्रोथ को कौन कंट्रोल करता है? इंट्रिंसिक फैक्टर्स में क्या आ जाएंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे आपसे। इंट्रासेलुलर पे जेनेटिक लेवल पे आ जाते हैं, इंटरसेलुलर में हार्मोन लेवल पे, यानी पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सट्रिंसिक में, तो जो कंडीशंस ग्रोथ के लिए चाहिए होती है वही इसको कंट्रोल करेंगी। तो कौन कौन से आ गई हमारे पास? वाटर, देन ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स। जो हमने कंडीशन ग्रोथ के लिए पढ़ी थी वो सारी इसमें आ जाएंगी। वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, देन क्या आ जाएगा? लाइट, टेम्परेचर एंड ग्रेविटी। क्या आएगा? ग्रेविटी। तो ये हमारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स और कंपोनेंट्स आप बोल सकते हैं। एंड यहाँ पर क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर्स और कंपोनेंट, जो कि क्या करते हैं? ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। तो एक्सट्रिंसिक में क्या आ गया? वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, लाइट, टेम्परेचर, ग्रेविटी। इंट्रिंसिक में क्या आ गया? इंट्रासेलुलर में जेनेटिक लेवल पे, इंटरसेलुलर में पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स, जो कि ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा ग्रोथ रेट्स पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा अरिथमेटिक ग्रोथ कौन सी होती है एंड ज्योमेट्रिकल ग्रोथ कौन सी होती है। इसमें ग्राफ की शेप जरूर पूछेंगे। अरिथमेटिक में लीनियर होती है एंड ज्योमेट्रिकल में कैसी होती है? सिग्मॉइड शेप होती है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेचुरल होता है। देन हमने पढ़ा कि हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होता है एंड रिलेटिव ग्रोथ कौन से होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, री डिफरेंशिएशन क्या होता है एंड हमारे पास क्या होता है? डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा डेवलपमेंट पढ़ा, प्लास्टिसिटी पढ़ा। प्लास्टिसिटी में हेट्रोफिली ड्यू टू एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की वजह से किसमें होता है? कॉटन, कोरिएंडर, लक्सपुर। एंड देन फेजेस ऑफ ग्रोथ में, तो वो बटरकप का एग्जांपल लिया हमने डायग्राम के साथ। फिर हमने अपना टॉपिक पढ़ा कि ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए होते हैं, कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए होते हैं, एक्सट्रिंसिक कौन से होते हैं, इंट्रिंसिक होते हैं। तो हमारा पूरा चैप्टर जो है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो अब कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए एंड न्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करिए। बुक जो भी क्वेश्चन बुकलेट आप सॉल्व कर रहे हैं उसको सॉल्व करिए एंड बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। एंड चैनल को शेयर जरूर करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप जैसे बच्चों की हेल्प हो सके। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू।